बातों बातों में हमारा जो कार्यक्रम है वो दरअसल एक संगत है। और संगत में हम बात करते हैं तो बहुत सारी औपचारिक, अनौपचारिक, खास और कुछ ऐसी बातें भी जो नहीं कहनी चाहिए वो भी निकल आती है। और हम इस कार्यक्रम में इसी रूप में आपके सामने आते हैं, उसी रूप में जिसे आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज बातों बातों में कार्यक्रम में हमारे साथ हैं शायर इरशाद अजीज। इरशाद अजीज एक शायर तो हैं, उसके अलावा ड्रामा निगार भी हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं और हिंदी में कविताएं लिखते हैं। बात अगर भाषा की बात करें तो उर्दू के अलावा हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से आप लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उपलब्धि की बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि बीकानेर में रहने वाले इरशाद अजीज बीकानेर में आज़ादी के बाद पहला दीवान समर्पित करने वाले ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी पहचान देश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों तक में भी साबित की है। ऐसी बहुत सारी यादें, ऐसे बहुत सारे किस्से और ये क्या सोचते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बातों बातों में इरशाद अजीज। इरशाद जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये बताया कि आप शायरी भी करते हैं, आप नाटक भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, तीन तीन भाषाओं में समान रूप से आपका लेखन है। तो अगर आपको एक ऐसा क्षेत्र चुनने के लिए कहा जाए जहाँ पर आपको लगे कि मैं बड़ा सहज फील करता हूँ, तो वो क्या होगा? नाटक होगा, कहानी होगी या शायरी? हरी जी, एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल ठीक उसी तरह का है कि अगर किसी इंसान के जज्बात पे पहरा लगा के कह दिया जाए कि आपको ये जज्बात बयां करने हैं, ये नहीं करने हैं। शायरी बेशक पहला प्यार है, पहली मोहब्बत है, जी। लेकिन कई मर्तबा अफसाने भी लिखे। हम्म। वो इसलिए कि जो बात हम दो मिसरों में नहीं कह पाते हैं, उसके लिए बड़ा कैनवास चाहिए, लफ्ज़ ज़्यादा चाहिए। तो वो ख्याल, वो प्लॉट जो है अफसाने में, कहानी में आ जाता है। और या फिर ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मंज़र जो नए किरदारों के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, तो वो ड्रामे में आ जाती है। नज़्में इसलिए क्योंकि हम हिंदी और राजस्थानी और उर्दू के उस ज़बान के माहौल में रहते हैं जहाँ तीनों ज़बानों के अदीब इन विधाओं को लिखते हैं, उनको सुनते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं। तो एक शायर होगा तो उसे हर ज़बान का हर वो उसलूब पसंद आएगा, वो उसे उसमें कहने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में एक राइटर को, एक कलमकार को, एक शायर को एक खुला आसमान मिलना चाहिए और वो जो चाहे लिखना चाहिए। और शायरी सोच के नहीं लिखी जा सकती। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आज बैठ के गज़ल कहूँगा, तो एक मिसरा नहीं कह सकते आप, लेकिन कहानी आप कह सकते हैं, जी। क्योंकि आपके जहन में एक प्लॉट चल रहा है, तो आप उसे बैठकर सोच समझ के कह सकते हैं। ड्रामा उसी तरह का अंदाज है। जी। जी। लेकिन शायरी वो तो खुदादाद चीज़ होती है। खुदा उसे जब आपको देता है तभी आप कागज़ पर उतार सकते हैं। तो दोनों चीज़ें उसके सामने है। अगर शायरी की अगर अपन बात करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें वहाँ से होकर के निकलती है और हम अ, एक तरह से एक दूसरे प्रोसेस में जाते हैं तब शायरी निकलती है। अगर आप कहानी लिख रहे हैं या ड्रामा लिख रहे हैं तो आपको ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच करके ले सकते हैं, एक संप्रेषणीयता होती है। शायरी के बारे में बात करें, गज़ल के बारे में बात करें, तो इसका जो शुरुआती दौर में हम आते हैं तो एक सामान्य सी इसकी परिभाषा जो दी जाती है वो होती है कि गज़ल हम जब करते हैं तो औरतों से बात करने का ये एक अंदाज होता है, तरीका जी, होता है, जी। या कि मैं इसको ज़्यादा समझता हूँ तहज़ीब। आपको स्त्रियों से बात करनी है, महिलाओं से बात करनी है, तो किस तरह से आपको बात करनी है, ये बात करने के लिए गज़ल का सहारा लिया गया होगा कहीं पे। लेकिन वो बात तो आप बताएंगे कि ये क्यों कहा गया। हम लोग चीज़ों को समझ ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो जो रिसीविंग है, जो बेसिक रिसीविंग है,
जहां पे जाकर के एक बात शास्त्रीय हो जाती है। ये बात कहां से उठती है कि गजल स्त्रियों से बात करने का, महिलाओं से बात करने का, औरतों से बात करने का तरीका है? एक अच्छा सवाल है। ये ज़्यादातर जो शायरी से मोहब्बत करते हैं, जो शायरी सुनना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उन्होंने एक ये कहावत सुन रखी है कि औरतों से बात करने का मतलब ही शायरी है। हाँ, दरअसल एक इसकी शास्त्रीयता क्या है? बिल्कुल शास्त्रीय, देखिए, सुखन अज जनान गुफ्तन, हम्म, इस एक जुमले में जी, गज़ल का पूरा स्ट्रक्चर शामिल होता है। जब बात आती है कि औरतों से बातें करना ही क्या शायरी है, हम्म, नहीं। दरअसल ये इसलिए कहा गया कि जब हम किसी औरत से बात करें तो हमारी ज़बान इतनी सीधी हो, इतनी मीठी हो और अदब की हो कि हम उससे बेहतर अंदाज में बात कर, शिष्टाचार। शिष्टाचार। और वही ज़बान की दरकार शायरी में होती है जी, कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसे आप बोलना नहीं चाहते, जब किसी से गुफ्तगू करते हैं तो बड़े अदब के साथ, नज़ाकत के जी, साथ बात जी, करें। जी, उसी तरह शायरी में वही ज़बान को आप बरतें, क्योंकि ये हमारा समाज है, वो उसी ज़बान को पसंद करता है जो ज़बान उनके समातों के हवाले जब हम करते हैं तो उनके दिल में बैठ जाती है। तो गज़ल बहुत नाजुक फ़न है। उर्दू शायरी के बहुत सारे असनाफ़ हैं, उसमें सबसे नाजुक अगर कोई है तो गज़ल है। और इसकी वजह यही है कि 2 मिसरों में आप बड़ी से बड़ी बात, बड़े से बड़े ख़याल को मुकम्मल तौर से कह देते मतलब हैं, आपकी जिस अगर बात पे मैं जाऊं और सीधे सीधे जो आपने मुझे बताया है, तो आप सिर्फ गजल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे साहित्य की बात कर हाँ, रहे हैं, जिसमें अपनी मर्यादा होनी चाहिए, जिसमें शिष्टाचार होना जी, चाहिए, और कम से कम बात कहने का तरीका तो सामने वाले को आना ही जी, चाहिए। ये पहली शर्त है। जी, लेकिन लगातार हम देखते हैं, हुँ, सिर्फ गजल की बात करें तब भी आप देखेंगे कि आप तो कवि सम्मेलनों में, हुँ, मुशायरों में जाते रहे हैं, तो गजल ने एक लंबा सफर तय किया जी, है, और कविताओं ने भी लंबा सफर तय हुँ, किया है। और वो जो हमारी शास्त्रीयता थी या हमारी मर्यादा थी, वो मर्यादा कहीं छिन्न भिन्न हो रही है। आज जब आप मंच से मुशायरों में भी जाते हैं, कवि सम्मेलनों में, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कहीं एक जगह नहीं कर रहा हूं, तो कविता की स्थिति भी बिगड़ रही है और हुँ, गजलों की स्थिति बिगड़ रही है, और गजलें वहां से हटके चुटकुलों में तब्दील हो रही है, और सीधे सीधे कुछ शेर तो इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं कि वहां अगर कोई एक महिला शायरा भी है, कवियत्री भी है, तो भी उनको आप फोकस करते हैं। और यही नहीं, आप सामीन में भी, श्रोताओं में भी कुछ इस तरह के जुमले आते जुमले हैं। उड़ा देते हैं, जिससे एक क्लैपिंग तो मिलती है लेकिन मर्यादा तार तार होती है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शायरी की पहली शर्त है, भरी महफ़िल में दिल यूँ चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है जी, मोहब्बत जी, के क्या करीनों बात है, में। क्या बात है, एक बार फिर से। भरी महफ़िल में दिल यूँ चिल्लाना नहीं अच्छा, अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात, क्या जब आप अदब की महफ़िल में हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सामाईन आपको सुनने आ रहे जी, हैं, वो आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के आ रही बिल्कुल, हैं। उन्हें आप वो उस तहज़ीब से रूबरू करवा रहे हैं, जिससे वो सुनने के लिए अपने दिल में एक प्यास लेके आए हैं। जी, जी, अब उन मंचों पे आप चुटकुलेबाज़ी करेंगे, तो फिर उनका जो ख़याल है आपके लिए, हम्म, वो बदल जाएगा हम्म, और धीरे-धीरे सुनने वाले उन मंचों से दूर होते चले जाएँगे कि हम गए थे शायरी सुनने हम्म, और यहाँ चुटकुलेबाज़ी हो रही है। हम्म, तो ये शायर का, कवियों का ये ज़िम्मेदारी है जी। कि अगर आप अदब की महफ़िल में गए हैं, तो आपको शायरी ही सुनानी चाहिए, लेकिन इरशाद कविता ही साहब, सुनाइए। होता जी। इसका उलट है कि वो जो कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कवि सम्मेलनों के, मुशायरों की अंतर कथाएं तो अपन बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन वो जो जाते हैं वो कहते हैं कि दर्शक चाहते ही ऐसा है। ये कहना, नहीं, देखिए, दर्शक नहीं चाहते हैं। दरअसल आप अपनी तवज्जो उन तक पहुँचाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं। जी, 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 तो वहाँ पर जो सुनने आया है, वो देखता है कि यार हम आए थे जिस काम के लिए, जिस संजीदा शायरी को सुनने के लिए, अगर इनके पास नहीं है तो वो रहम करके आपको वही सुन लेता जो आप सुनाते हैं, हम्म, और वो आपको क्लिपिंग कर देते हैं। तो आपको लगता है कि भाई मुझे इस रूप में पसंद किया जा रहा है, तो मैं उसी अंदाज में आगे बढ़ता रहूँ। जी, रही बात कवि सम्मेलन, मुशायरों में इस तरह की चीज़ों की, तो आप अक्सर देखते आए होंगे कि एक ही चुटकुला, एक ही लतीफ़ा कई लोग सुनाते हैं हम्म, और दावा ये कोई नहीं करता है कि मैंने कहा है। हम्म,
तो इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने कलाम को उस अंदाज में लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हो, और या फिर आपके पास उस मयार का कलाम है नहीं कि आपकी शिनाख्त बन जाए। जी तो फिर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे बड़े नामवर शोरा हैं, कवि हजरात हैं, वहाँ आपको अपनी शिनाख्त की ज़रूरत होती है। तो आप नया रास्ता निकाल लेते हैं जी और उस वक्त आप वो लतीफ़ेबाजी करने लगते हैं, या अपनी शायरी या अपने कलाम से पहले उसकी आप भूमिका बनाने शुरू कर देते हैं। शेर पढ़ने से पहले शेर का मिजाज समझाना शुरू कर देते हैं। तो वो ज़रूरत नहीं है। अगर सीधा आप मुखातिब होइए सामाइन से और अपनी बात कहिए, अपनी शायरी कहिए। अगर शायरी में दम होगा, आपके ख़याल आपकी ज़बान के साथ, आपके एहसासात उस मयार से लोगों तक पहुँचेगी तो दिल पर दस्तक देगी आपकी शायरी, और दस्तक देगी तो आपका दर्द ज़माने के दर्द के साथ मिलकर जब उनके दिल तक पहुँचेगा तो वो वाह जो निकलती है दरअसल सुनने वाले की आह होती है। और वहीं आप एकदम लोगों की नज़र में आ जाते हैं कि भाई इनको बात कहने का तरीका भी है और अपनी बात को सुनाने कोई का ऐसा तरीका है। इंसिडेंस, कोई ऐसी चीज जब आपको सामीन से ये महसूस हुआ कि ये जो लोग हैं वो मेरी बात को सीधा सीधा वैसे ही रिसीव कर रहे हैं जैसा आपने कहा था। कई बार क्या होता है कि आप इंटरप्रिटेशन में गच्चा खा जाते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, आप कुछ और कहते हैं। जैसे कि आपने बताया किस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह के हादसे खूब होते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा अनुभव आपका व्यक्तिगत अनुभव? नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसे अनुभव बहुत सारे, कोई ऐसे मुशायरे में ऐसे तजर्बे बहुत सारे जगह हुए हैं कि अब जैसे जयपुर के अंदर एक मंच है, बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने शुरुआत में वो जब शुरुआत की थी उस प्रोग्राम की दीवाने ख़ास में, तो उन्होंने बुलाया था और उस मुशायरे में मैंने देखा कि सुनने वाले पूरी उस एहसास के साथ आए कि शायर को उसी अंदाज में सुनना है जिस अंदाज में शायर पढ़ता है। जब आपको कैसे लगेगा कि आप जिस कैफियत में सुनाने आए वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब वो वहाँ पे श्रोता थे, आलोचक नहीं थे, क्रिटिक नहीं थे। जैसा कि उर्दू शायरी में होता है कि उर्दू शायरी जैसे चल रही होती है तो वहीं पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो वहीं से क्रिटिक करना शुरू कर देते हैं। आप इसमें से आपने एक दो बार ये कहा भी है मंच से, मैंने सुना है, अगर किसी ने उसके अंदर कोई नुक्ताचीनी की तो आपने कहा कि ठीक है, आप इसको कर लेना, मैं तो इसको अपने तरीके से कहूँगा। आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि अगर कोई शायर अपने अंदाज में शेर पढ़ता है और लोगों के दिल तक वो पहुंचती है तो वो उसके साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके कैफियत से वो मेल खाने लगती है। और वो हो सकता है वो मुकर्रर भी कहें कि साहब ये शेर दोबारा पढ़ें, क्योंकि उन्हें और बेहतर लग रहा है, वो और अच्छा सुनना चाहते हैं, उन्हें उसी अंदाज में पहुंचना है। तो वो मुकर्रर कहते हैं, फिर शायर पढ़ता है तो वो कई वक्त तक तो वो दाद देते नहीं थकते हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि शायर उन सामाइन तक पहुंच रहा है और सामाइन उन्हें उसी तरह रिसीव कर रहा है जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, और फिर वहाँ वक्त की पाबंदी नहीं रहती। एक बड़ी बात होती है दाद किसी गज़ल की, किसी शायरी की या किसी रचना की अच्छी होने का पैमाना है, या कि बहुत सारे जो लोग हैं जो चुप रह करके उसको अनुभूत करते हैं, वो आखिर पैमाना क्या है? किसी भी रचना के श्रेष्ठ होने का पैमाना क्या है? देखिए, किसी कलाम को अगर आप कोई पैरामीटर वो नहीं है कि पहली शर्त तो ये है उर्दू शायरी में गज़ल कह रहे हैं आप, ये हिंदी अदब में भी यही लाजिम होता है कि अगर आप मात्रिक छंदों को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, ख़ास तौर से गज़ल में, गज़ल वज़न बहर के एतबार से बहुत ज़रूरी है। जी जी। आपकी ज़बान क्या है दूसरी तरफ आती है, तीसरा मर्तबा जगह आती है आपका ख्याल किस अंदाज में है। पहला है बहर, वज़न, दूसरा उसके बाद में आती है ज़बान, फिर तीसरा ख्याल, ख्याल, और उस ख्याल को मतलब विचार तत्व सबसे लास्ट में। नहीं, विचार तो आपके पास है जी, उस विचार को बयां करने के लिए आपके पास में ज़बान होनी बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले भी बहर होनी चाहिए। और अगर गज़ल कह रहे हैं आप तो फिर पहली शर्त है कि आपका ख्याल कुछ भी हो सकता है। जी, जी। आपकी ज़बान जो भी है, हिंदवी है या फ़ारसी ख़ेज़ है, अरबी ख़ेज़ है या उर्दू है या हिंदुस्तानी भाषा है, जी,
लेकिन वज़न पहली शर्त है। वजन पहले सोचते हैं, ठीक। वजह अगर मान लो आप वज़न छोड़ रहे हैं और आप दावा ये किया जाता है कि साहब मैं शायरी कर रहा हूँ, तो जो लोग सुनते हैं आपको उस तराजू के मयार पर, जैसे आपने कहा ना कि क्रिटिक जो कहते हैं कि नुक्ता नहीं लगा है यहाँ पे, या यहाँ पर ये लफ्ज़ कम पड़ रहा है, उच्चारण दोष जो। उच्चारण दोष, वो चलो तलफ़ुज़ का मसला आ गया, लेकिन मात्रिक छंद जिसको हम इल्म उरूज़ कहते हैं, वो अगर कमी है तो लोग आपके ख्याल चाहे कितना ही अच्छा हो, आपकी ज़बान कितनी खूबसूरत हो, आपके बात कहने का उसलूब कितना ही बेहतर हो, वो उस मयार पे उसको नहीं रखने देंगे कि आपकी शायरी है ये। इल्म उरूज की आपने बात की, तो वही मात्रिक छंद जहाँ से आप बात को शुरू करते हैं, तो हमने अभी ये महसूस किया है कि आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जिसको उस्ताद शायर कहा जा सकता है। और आपके मित्रों की ये शिकायत भी रहती है कि बहुत बार आपके फ़ोन अंगेज आते हैं, और उसके बाद में जब आप आधे घंटे बाद कहते हैं तो आप कह रहे थे कि कोई मेरे को पर्टिकुलर जगह पे कोई बैठा व्यक्ति आपसे सलाह चाह रहा था, या कि उसने कुछ नया मशवरा सृजन किया तो उसमें मशवरा तुमसे कर रहा था कि भाई ये मैंने लिखा है, ये बताओ हमें क्या होता है। ये जो जिस और आप बढ़ रहे हैं, मैं इसके सवाल दो साथ सवाल कर रहा हूँ, इस और जहाँ बढ़ रहे हैं कि आपको रोजाना घंटे 2 घंटे लोगों की सलाह करनी पड़ती है, लोगों को परामर्श करने पड़ते हैं, तो इसमें आपका सृजन कहीं दब तो नहीं रहा है? और ये जो है ये आपको किस तरह से समृद्ध कर रहा है, एनरिच कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है हरीश जी। शायरी करने वाले ज़्यादातर लोग इस तरह की अदबी गुफ्तगू में इस तरह के सवाल खड़े नहीं करते हैं, जबकि तख्लीक शायरी जब आप कर रहे हैं तो अदबी गुफ्तगू भी होनी जी चाहिए, जी जिससे आप उस पे बड़े पैमाने पर बात कर सकते हैं। ज़्यादातर अदीब शायर मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी शायरी सुना देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, जबकि मिलते वक्त मिलने के बाद में एक अदबी गुफ्तगू होना चाहिए। उस गुफ्तगू में ये मौजू होना चाहिए कि उरूज़ क्या है, इल्म उरूज़ क्या है, आप अभी क्या पढ़ क्या रहे हैं, जी आपको कौन सा शायर मुतासिर करता है, या उस जिस ज़बान की आप शायरी कर रहे हैं उसके क्लासिकल दौर के शायरों से आप वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने ये कहा कि ये सारी चीज़ें इसलिए कहनी पड़ी कि उरूज़, इल्म उरूज़ एक फ़न है, जैसे हिंदी कविता या गीत में मात्रिक एक विधान है, जी उसी जी तरह जी जी, उरूज़ ठीक है। उर्दू शायरी छंद में भी। विधान जो भी है। जी, उर्दू में इल्म उरूज़। अब होता क्या है हरीश जी कि जो इल्म उरूज़ की तरफ जाता है वो शायरी से थोड़ा दूर हो जाता है। इसकी वजह कि वो मात्राओं के आधार पर शायरी करने लग जाएगा। उरूज इतना ही आना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो मात्राओं में पूरी उतरे, बस, ठीक है। ताकि आप उस पैमाने पर पहली बार में ही खड़े हो जाएं जी जी जो उम्मीद कर की जाती है उर्दू शायर से कि भाई ये बहन में है कि नहीं है। इतना अगर आ गया तो फिर आप अपनी बात कहिए ना, जी। आपके पास ज़बान होनी चाहिए, शर्त ये भी है। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हम्म, पूरे देश को उर्दू शायरी ने प्रभावित किया है, और आज भी बहुत सारे लोग शायरी सीखना चाहते हैं, गज़ल लिखना सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि न तो उर्दू हमारे बस की है और न ही ये जो गज़ल विधान है, क्योंकि हिंदी कविताओं में तो बहुत सारे प्रयोग हो गए। ठीक बात। अभी भी चाहे आप रिजिडनेस कह दें और चाहे उसकी मर्यादा कह दें, अभी तक भी गज़ल की जो मर्यादा है उसको किसी ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की है। मुझे बस सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक आपको ये कहा जाए कि 10, 15, 5, 6, 7 ऐसे शायरों के नाम बताइए, क्योंकि हमारे जो श्रोता है वो भी सुनने वाले, जिनको पढ़ने से आपको गज़ल के बारे में पता चले और गज़ल के सफ़र के बारे में, वो यात्रा तय करते हुए जिस तरह से यहाँ तक पहुँची है उसके बारे में पता चले। तो आज़ादी से लेकर के अब तक अगर आप अगर टॉप 10 मानते हैं, टॉप 10 एक मानते तो एक, और अगर 15 मानते तो 15, वो कौन से नाम है जिनको पढ़ना चाहिए और जिनसे सीखना चाहिए? अरे जी, ये सवाल आपने कहा, वो पहले का सवाल का जवाब अधूरा रह गया, मैं उसको टच करते हुए इस सवाल में आता हूँ। उसमें ये कि अगर आपसे कोई मशवरा कर रहा है, अगर कोई नया कलाम लिख रहा है, तो अदबी लोगों में ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक ही शहर में रहते हैं तो मिलते वक्त आप अपनी
गज़लों को अपने लिखा है, वो एक दूसरे को सुनाकर एक दूसरे से मशवरा। यहाँ उस्ताद छोटा बड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि ये शागिर्द है तो छोटा हो गया, उस्ताद है तो बड़ा हो गया। मशवरा सुखन बहुत ज़रूरी है अदीबों के दरमियान। जो एक रवायत थी अब वो ख़त्म होती जा रही है। हर इंसान जिसे सोशल मीडिया गजल में भी खत्म हो रही है। गज़ल में तो है, लेकिन नहीं, मेरा अपना विषय यही है कि गजल में क्या चल रहा है। वो गज़ल में ये चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, कि हम एक दूसरे से अगर बात करते हैं तो एक दूसरे से मशवरा करना कोई गलत बात नहीं है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आज जो आप आज़ादी के बाद और अभी तक के बेहतर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज के दौर में हम बात करें तो हमें पहले आज़ादी से पहले जाना पड़ेगा। हमें मीर, गालिब, इकबाल, दाग, मोमिन और अकबल इलाहाबादी वगैरह, इन शायरों को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वो समंदर है जहाँ से ये आज की धाराएं जो आज बह रही हैं वो निकल के आई हैं। तो हमें आज के शोरा हज़ात जिन्हें पढ़ने के बाद हमें कुछ नया मिल सकता है या कहने का शऊर आए, तो हमें पहले उनको पढ़ना पड़ेगा जहाँ से ये धाराएं निकल के आई हैं। तो इनके दीवान पढ़ने पड़ेंगे या इनको क्या? नहीं, आप किस तरह से ये उपलब्ध है? ये उपलब्ध देखिए, हिंदी रस्मुल ख़त में ये मीर की दीवान है, गालिब के दीवान है, दाग के हैं, क्लासिकल उर्दू शायरी के उन तमाम शोरा उस्ताद शोरा का कलाम हमारे सामने दस्तयाब है। अगर कोई उर्दू ज़बान में पढ़ना चाहे तो उसमें भी है, और हिंदी रस्मुल ख़त में अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसमें भी दीवान दस्तयाब हैं। बाज़ार से बहुत कम कीमत में हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ते पढ़ते पहले उन्हें जब पढ़ लेंगे और फिर आज के दौर के शोरा हज़ात को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो आज मकबूल नाम हैं इनमें खुशबू उधर से ही आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं की है, नहीं, वो ट्रेडिशन निभाया है। हम यही चाह रहे हैं, वो जो उस परंपरा को निभाने वाले जो हैं, और उन्हीं के शायरों का नाम आज़ादी के बाद से अगर टॉप 10 वो शायर है जो उस खुशबू को लेकर के आए और संभाल के रखी उन्होंने। भाई आज़ादी के बाद में भी बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिन्हें पढ़ने पर हमें आज की ज़िंदगी में जो भाग दौड़ है उससे बचकर सुकून की शायरी करना है, एहसास की शायरी करना है, शिद्दत की शायरी में शिद्दत पैदा करना है। तो बहुत ऐसे नाम हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जैसे फ़रहत एहसास साहब हैं। उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये शख्स, ये शायर उर्दू शायरी में किस गहरे तक जाके और शेर कहते हैं, सरसरी तौर से शेर नहीं। कोई उनका शेर कोई अगर आपको याद है कोई? सर देखिए, उनके बहुत सारे ऐसे शेर हैं। उनका एक शेर है कि मुझे जहन में अभी, क्योंकि बात करते वक्त बहुत सारे शेर आते हैं और जहन से निकल जाते हैं। वो कंटेंट बता दीजिए जहाँ वो जो कहना चाह रहे हैं उस शेर में जो वो उनका कहने का अंदाज ये होता है कि आपको ठहरने पर मजबूर करते हैं। उनका बात कहने का तरीका ये है कि आप चलते हुए शेर पढ़ के और थोड़ी देर लुत्फ अंदोज होकर निकल जाएं, नहीं, वो कहते हैं कि अगर वो गूंजता रहेगा, हाँ, वो आप रुकिए और फिर पढ़िए। जैसे एहसास साहब के अलावा और कोई? फ़रहत एहसास साहब से मखमूर सईदी साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं। इस दौर में हमारे राजस्थान की सरजमी पे शीन काब निज़ाम साहब एक ऐसे शायर हैं जो उर्दू दुनिया में बड़े मकबूल शायर भी हैं, उन तनकीद निगार भी हैं। तो उन्हें पढ़ा जा सकता है। उनकी शायरी में भी हमें आज के दौर में जो नए लिखने वाले हैं उन्हें राह हमवार हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में हबीब सोज साहब हैं जो इस दुनिया से इंतकाल करके, उनका भी, लेकिन उनका सृजन तो है, उनका सृजन है, उनको पढ़ा जा सकता है। और कुछ नाम ऐसे हैं जो, देखिए, गोशा नशीन शोरा होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, वो अपना लिखते हैं। और नहीं, आपसे बात करने के पीछे हमारा यही है कि आप उन चीज़ों के जो फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उनके नाम आप नहीं गिनाएंगे। आप वो बात बताएंगे जिनको पढ़ करके सुकून मिले और वास्तव में वो परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे मान लो एक फरीदाबाद में शायर हैं, उस्ताद शायर हैं अब्दुल रहमान मंसूर साहब। दरअसल उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं उस्ताद हूँ, लेकिन लोग, उनके शागिर्द उन्हें उस्ताद मानते हैं। और उनके शागिर्द उन मयार पर पहुँच गए, उन मशारों में पहुँचे जो हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी गए उनके शागिर्द पढ़ने। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे भी वहाँ जाना है।
वो गोशा नशीन शायर हैं, अपनी बात कहते हैं और कोई उनसे मशवरा सुखन करते हैं तो वो कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे हिंदुस्तान की ज़बान और अदब के मैदान में, जो खामोशी के साथ अपने ज़िंदा ज़मीरी के साथ काम कर रहे हैं। कभी हसरत पैदा नहीं की कि मुझे ये काम करना है या ये अवार्ड चाहिए मुझे। लेकिन उनको अवार्ड सबसे बड़ा है कि उनके शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में हैं। नहीं, अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन एक बात होती है कि लोग पहचानें, हुँ, लोग जानें। और अगर आपके परंपरा की बात करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो अज़ीज़ आज़ाद साहब को सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। और उनका एक ही शेर इतना मकबूल हो गया हुँ, हुँ। कि उसको तो बड़े-बड़े नेताओं ने अ, संसद में भी उसको उद्धृत किया, बिल्कुल। उसको कोट किया। आप उनके साहबजादे हैं, आप उनके बेटे हैं, तो एक तो उनकी परंपरा का निर्वहन करने की ज़िम्मेदारी आप पर आती बिल्कुल, है बिल्कुल। कि ऐसा उनके जैसा बनना है। लोगों को जो एक अपेक्षा है कि हुँ, हुँ। अजीज साहब का बेटा है इरशाद, तो वो सारे के सारे आदर्श, वो के सिद्धांत और वो सारी अपेक्षाएं भी आपको पूरी करनी है। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ आपको अपनी शायरी का निर्वहन भी करना है, क्योंकि उनका हमेशा सपना ये रहा कि इरशाद जो भी अपना मकाम बनाए वो उसका अलहदा हो। हुँ, अ, हुँ। अगर उन्होंने आपका नाम इरशाद रखा, तो कहीं ना कहीं वो एक बीज कंसीव कर दिया बिल्कुल, गया था बिल्कुल। कि आपको जाना तो मुशायरे में ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस मुशायरे तक जाने का जो रास्ता होता है, वो रास्ता आपने जब तय किया, तो आपने किसकी उंगली थामी? आपके उस्ताद कौन थे और उनको आज आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, मेरे पहले उस्ताद तो मेरे वालिद ही रहे, जी, अज़ीज़ बिल्कुल, आज़ाद साहब। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अदबी दुनिया में परवरिश की मेरी, कि उस दौर में हमें ये आज जो एहसास हो रहा है वो उस दौर में नहीं होता था। जी, जी। क्योंकि हम घर में नशिस्तें देखते थे, सुनते थे, जो बाहर के बड़े कवि शायर आते थे बीकानेर में किसी अदबी प्रोग्राम में या किसी भी वजह से, तो घर में नशिस्तें हुआ करती थी। तो उनको सुनते-सुनते महसूस होने लगा कि हमें ये लिखना है, लेकिन हुँ, हमें क्यों लिखना है ये हमें पता नहीं था। जी। और छुप-छुप के लिखा करते थे। हुँ, जब वालिद साहब से डर भी लगता था कि अदब की बात नहीं करनी है उनसे, लेकिन उन्हें फ़ॉलो करते थे। मतलब जिस काम के लिए अपने वालिद को मैं अपना आइडल मान के चल रहा था, लेकिन उसी बात पर बात करने से डर लगता जी, था। तो मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद रहे। उसके बाद में देखिए, दुनिया इतनी बड़ी है और एक दूसरे से बेहतर लोग बैठे हैं। जी। तो ये एहसास और ये शऊर घर से मिला कि अदब के इस दुनिया में आपको जिस आप परंपरा, जिस परिवार से आते हैं, उसकी इज़्ज़त को पामाल नहीं होने देना है। जी, इस बात का ख़्याल जी, रखना जी, है एक। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा ये कि आपके सामने कोई भी अदीब हो, वो काबिल है, उसे कप्तान मान के बिल्कुल मत चलिए। जी, जी, क्योंकि जिस वक़्त आप अपने सामने वाले अदीब को, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़े हों, तो लाज़िम है कि उनकी इज़्ज़त करनी है। तो उन्हें छोटा मान के आप चलेंगे तो आप सबसे पहले छोटे हो जाते हैं। और गलतफ़हमी तो किसी तरह की होनी नहीं चाहिए। तो यही एक घर से माहौल मिला और वालिद साहब की उँगली पकड़-पकड़ के ये चलना इतना आया कि हमें इस बात का एहसास है कि हमने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। जी। और मेरे वालिद चाहते भी यही थे। बहुत सारे प्रोग्रामों में उनकी दखल रहती थी, उनके हाथ में मुशायरे हुआ अपने करते कदमों में चलते-चलते आपने इस शहर को जी, उस समय एक दीवान दे दिया है, जो जिस तरह का काम लोग अपनी ज़िंदगी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दीवान नहीं लिख हुँ, पाते, और मेरी सूचना ये है कि आप दूसरे दीवान की तैयारी कर सकते हैं। जी। बात दीवान की नहीं है, बात ये है कि दीवान लिखने का तरीका क्या होता है, उस पर आप बात करें। नहीं, नहीं, वाक़ई देखिए, जब मैं दीवान हकीकत में एक बड़ा ज़िद अगर आपके दिल में जी, है, कैसे निभाया जाता है? उसमें तब किस आप तरह कर से? सकते हाँ, हैं। देखिए, जो उर्दू के अल्फ़ाबेटिकल है, जी, उस हर हुरूफ़ की रदीफ़ होनी पहली शर्त है दीवान में। दीवान में, कि जी, अगर आप पहली गज़ल कह रहे हैं, तो वो अलिफ पे ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, और
अब अलिफ पे आप 10 भी गज़लें कह सकते हैं, 15, 20, 25। एक भी रख सकते हैं। हाँ, एक भी रख सकते हैं, क्योंकि अलिफ एक ऐसा रदीफ है जिसमें खूब सारे गज़लें कही जा सकती है, बड़ी आसान है। ठीक उसके बाद में आप नेक्स्ट गज़ल कहेंगे तो बे पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी आपकी कोई पाबंदी नहीं है, आप कितनी भी रख सकते हैं। तो इसी तरह पूरे उर्दू हरूफ की पे रदीफ ख़त्म होने वाली गज़लों की पहली शर्त है। और फिर वो बहर में होनी ज़रूरी है। जी। अगर अच्छी बात है कि अगर आपने एक ही बहर में पूरा दीवान कह दिया तो उसमें भी कोई कबात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है, एक बहर में भी कह सकते कह हैं। सकते हो आप। ठीक है। और अगर आपने बहुत सारी बहरों में कहा है तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। सोने में सुगंध वाली बात। हाँ, दूसरा के पहली शर्त तो ये हो गई, दो तरीके से दीवान कहा जाता है। एक तो पहली गज़ल से लेके आखिरी गज़ल दीवान तक आप किसी के तरह पे भी कह सकते हैं। जैसे मीर का दीवान ले लिया आपने, मीर का एक मिसरा ले लिया, खुदाई सुखन मीर तकी मीर का एक मिसरा ले लिया, उस पे आप गज़ल कहिए। तो इसी तरह एक गज़ल हो सकती है आपकी। चाहे तो आप गालिब की मिसरा कितना ले लें। समय लगा आपको ये पूरा बनाने में? तकरीबन ये 3 साल के करीब लगा 3 साल मुझे। का पूरा पूरा जी। काम था कि जिसमें आपने दीवान कंप्लीट कर लिया। दरअसल क्या है कि जी, मैंने एक बात बताऊँ इसमें बीच में आपको रोकते हुए माज़रत के साथ में, कि जब मैंने दीवान लिखना शुरू किया था तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दीवान मुकम्मल हो जाएगा क्या। बस ये ज़िद थी, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया होगा और बहुत सारे लोगों का मुकम्मल नहीं हुआ होगा। एक ज़िद थी कि काम करना है तो कुछ, क्योंकि उस वक्त कोरोना का वक्त था और घर अच्छा में अच्छा, कैद ये थे। कोरोना काल में शुरू हुआ होगा। जी, घर में बैठे थे जी जी। और बाहर निकलने की इजाज़त थी नहीं हुकूमत की तरफ से, और वर्क एट होम, घर में ही ऑफिस का काम किया करते थे। तो सोचा कि यार ये वक्त यूं ही ज़ाया चला जा रहा है हमारी ज़िंदगी से, और एक राइटर खामोश कैसे रह सकता है, कुछ करना चाहिए। तो मैंने मीर को पढ़ रखे थे, उनके दीवान जो भी दस्तयाब थे मुझे, गालिब साहब को भी मैंने पढ़ा था। तो मालूम था कि भाई पहली शर्त ये है कि अलिफ से लेके ये तक की रतीफ़ में गज़लें होनी चाहिए दीवान में। जी। फिर कोरोना जब आया तो इस पे काम करना शुरू किया। तो मैंने एक दो दोस्त से भी ज़िक्र किया टेलीफोन के ज़रिए कि यार मैं दीवान पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा मतलब खुश मुबारकबाद दी जी। और ये कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, आप करना तो शुरू कर चुके हो, लेकिन इसे मुकम्मल कर सकोगे क्या? और नहीं कर सकते हो तो किसी से ज़िक्र मत करना, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने मुझसे ज़िक्र किया है, तो किसी से ज़िक्र मत करना, अगर बीच में रह गया तो बड़ी मायूसी का सामना तो करना मायूसी पड़ेगा। भी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है वो तंज बहुत करता हाँ। है, बहुत व्यंग्य बहुत करता है, और शायद आपके जो मित्र थे उन्होंने इसलिए कहा था कि तुम अनावश्यक रूप से टारगेट हो हाँ, जाओगे लोगों के शिकार और हो उससे जाओगे। हो जाओगे। खैर, ये तो एक दीवान की बात थी। अपन थोड़ा सा आगे चल करके पीछे आते हैं कि अभी एक बड़े मकबूल शायर हुए तो बहुत पहले थे, लेकिन इन दिनों में उनकी चर्चा है और उनमें और आप में एक समानता है कि वो भी स्टेज से आते हैं, वो भी रंगकर्म से आते हैं, ड्रामा निगार हैं, ड्रामा करते हैं, और आप भी ड्रामा निगार हैं और आपने नाटक किए हैं। जॉन एलिया की बात कर रहा हूं। जी, जी। उनका असर या उनको देखने के बाद में आपको जो महसूस होता है, वो अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, उस पर बात करें। दरअसल ये अच्छा सवाल है। आज के उर्दू शायरी के फलक पर अगर बात करें तो जॉन एलिया सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े मकबूल तरीन शायरों में शुमार किए जाते हैं। जी। इसकी वजह यह है कि उनके पढ़ने का अंदाज एक डायमेंशन है। यूँ नहीं कह सकते कि वो खामी है, ये कह सकते हैं कि वो जिस ख्याल को जिस ज़बान में पेश करना चाहते हैं वो उस शिद्दत के साथ पेश करते हैं कि सुनने वाले को वो एहसास, वो जज्बात, वो फीलिंग, वो महसूस जैसा वो कहना चाहते हैं उसी तरह पहुंच जाती है। ठीक बात। रही बात जॉन एलिया साहब से, मैं अब अगर आप जैसे ये कहा कि मैं उनकी तरह पढ़ता हूँ या लोग कहते हैं, हकीकत मानिए आपको कि मुझे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया कि तुम जॉन एलिया से मुतासिर हो क्या। तो उस वक्त तक तो नहीं, मैंने ऐसा प्रभाव जा रहा है। हाँ, तो मैंने उस वक्त तक तो जॉन एलिया साहब को कभी सुना ही नहीं था। ठीक बात है। तो मैंने कहा ये कोई अंग्रेज शायर है क्या,
कोई यूरोप को कोई शायर है, क्योंकि उनका नाम ही इसी अंदाज में है, जॉन एलिया। मतलब मोहम्मद हुसैन साहब जब तक आपको बताया उससे पहले उससे आप पहले उनसे परिचित नहीं थे? मैं क्या जानता बात? नहीं था वाकई, क्योंकि हाँ। सोशल मीडिया पर उस वक्त ट्रेंड नहीं कर रहे थे जी जॉन जी जी, एलिया जबकि साहब। जॉन एलिया तो बहुत पुराने शायर हैं। वो उस वक्त के हैं भाई, हमारे हिंदुस्तान के ही हैं वो हाँ हाँ, शायर। तो बिल्कुल बिल्कुल। वहां से फिर वो पाकिस्तान वो चले कहीं गए भी वगैरह जाए। वगैरह। लेकिन वहां पर भी वो मुशायरों में उनकी पुरानी अगर वीडियोस देखी जाए तो लोग उन्हें सुनते वक्त हंसते हैं, उनकी संजीदा शायरी पर भी लोग हंसते हैं। तो जॉन एलिया साहब ने उसका ही लुत्फ लेना शुरू कर दिया कि अच्छा, मेरे दर्द को तुम मजाक हंस के ले रहे जी हो जी। तो मैं इसी अंदाज में शायरी करूंगा। तो डॉक्टर हुसैन साहब ने मुझे कहा, बोले कि इरशाद कभी जॉन एलिया को सुनो यार। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन है ये? तो उन्होंने मुझे अभी 8-10 साल पहले ही मुझे वीडियो भेजा, जब वो यहीं क़याम करते थे बीकानेर में। तो मुझे वीडियो भेजा, बोले कि सुनो इनको। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने नाम तो जॉन एलिया का लिया और ये तो हिंदुस्तानी शायर है, ये नाम में और उनकी शख्सियत में इतना फ़र्क क्यों? तो बोले कि ये यहाँ ही हिंदुस्तान के जी हैं जी जी। और नाम इनका एलिया है क्योंकि हज़रत अली का जो लक़ब था वो एलिया था। तो इस वजह से जब मैंने उनको गौर से देखना शुरू किया तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये कैफियत मुझ में है और जॉन एलिया साहब को मैं अब देख रहा हूँ तो ये गलत तो नहीं हो सकती। अगर मान लो किसी शायर को बिना देखे मैं अगर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके वो आई, और फिर लोगों ने उसको जब बरामद किया तब आपको लगा कि नहीं, ये कैफियत भी ठीक है। भाई मैंने उनको नहीं देखा, उससे पहले मैं उस अंदाज में अगर पढ़ रहा था तो ये मेरी खुद की कैफियत मानता हूँ, क्योंकि अगर देख के मैं उसमें बदलाव कर लेता, चेंज कर लेता पढ़ने के अंदाज में, जी तो आप कह सकते थे कि मैं जॉन एलिया को फॉलो करता हूँ या उनकी नकल करता हूँ। बाद में देखना शुरू किया तो मुझे लगता है कि जॉन एलिया साहब जैसे शायर इस दुनिया में बहुत कम आते हैं जो दीवानगी के साथ में अपने शेर पढ़ते हैं। उनके शेर इस कदर होते हैं कि हर एक आदमी को लगता है, जैसे गालिब का एक शेर याद आता है मुझे कि देखा तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखा तकरीर की लज्जत जो उसने कहा, कि जो उसने कहा, मैंने जाना गोया ये भी, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मेरे दिल में। तो जॉन एलिया वो बात कहते हैं जो आप सोच रहे होते हैं, जी जी जी। और वो उसी अंदाज में उसी शिद्दत के साथ कहते हैं जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं। जॉन एलिया साहब वो बात कहते हैं जो आप सोच रहे होते हैं, और अब हम वहां पर आना चाहते हैं जहां पर इरशाद अजीज सोच रहे होते हैं। आपने दीवान लिख दिया, नाटक लिख दिए, कहानियां लिख दी, कविताएं लिख दी, बहुत सारा सृजन है आपका, और उतना ही आपने लोगों का सहयोग भी किया है उर्दू अदब में आने के लिए, अपनी तरफ से जो भी समझाने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इरशाद अजीज आने वाले समय में, क्योंकि बात की शुरुआत ही हमारी यहाँ से हुई थी कि एक शायर के रूप में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अनुकूल पाते हैं, तो अब जो आने वाले समय में, क्योंकि उर्दू का फलक बहुत व्यापक है, नस्र में, खासतौर से तनकीद में, जी जी। आलोचना के क्षेत्र में, क्रिटिक के क्षेत्र में भी बहुत सारा है काम करने के लिए। आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, एक आज शायद प्लान करके तो आगे बढ़ता नहीं है। हाँ, उसे जो उस पसंद आता है वो उस तरफ जाना चाहेगा। अगर मान लो मैं किसी किताब पे रिव्यू लिखूं या किसी के कलाम पे एक आपने लिखे भी मजमून, हैं? आपने लिखे भी हैं? बिल्कुल कई किताबों पर मैंने मजमून लिखे हैं। अगर मैं उसमें, देखिए 2 तरीके से किसी शायर के कलाम को आप रिसीव कर सकते हैं। एक, उसकी बेहतर ज़बान बेहतर हो, उसकी जुमले बहुत अच्छे हो, जो मिसरे हो जी जिसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, या जो लफ्ज़ आप बरत रहे हैं शायरी में अपने ख्याल को बयां करने के लिए, तो क्या वो लफ्ज़ वो ही मायने निकाल के दे रहे हैं, बरामद कर रहे हैं, या कुछ और मतलब निकलते हैं इनके। जी जी। इस नज़र से देखे जाते हैं। तो तनकीद निगार उस तरीके से देखता है शायरी को। और ये अक्सर देखिए हरीश जी, जब तनकीद की बात आ गई, एक आलोचक की बात आ गई, तो ये अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि तनकीद इलाकाई तासुब या ज़ाती तासुब रख के अगर किसी पर तनकीद करता है तो तनकीद का मतलब तो ये हो ही नहीं सकता। आपने नहीं, तो ज़्यादातर आलोचना लोग मतलब 360 डिग्री पर आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं, वही तनकीद। नहीं, ज़्यादातर तो लोग तनकीद को उसी वो उन अंदाज में लोगों ने लगाते खराब कर हैं दिया कि किसी में खामियां निकालना। नहीं,
वो खामियां जो नहीं मेरा है मेरा यहाँ पे अपने आशय, नजरिए से। मेरा आशय मेरा है 360 डिग्री पर आप किसी के रचना कर्म पर बात कर रहे हैं तो वही आलोचना, जिसको तनकीद को मैं आलोचना कहूँ कि हाँ आप वही है, वही लोचन जबान से का बना हुआ फर्क है, शब्द सीधे, हाँ वही बात, जबान बेसिक, का फर्क है बिल्कुल आलोचना और तनकीद बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपने अगर मान लो एक शेर कहा कि मुझको तस्कीन मिल गई, यानी उसने इफ्तार कर लिया होगा। अब इस कैफियत को समझने के लिए कोई ऐसा लफ्ज इसमें है कि जो गैर ज़रूरी है? जी जी जी। तनकीद निगार देखता है कि आपने जो कहा है उसमें लफ्ज़ कौन से ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जो नहीं आने चाहिए, और वो आपने बरत लिए, और जो आने चाहिए थे वो इसमें से बरामद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, और ये होना वो चाहिए, सुझाव के रूप में, परामर्श के ये रूप में, होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तनकीद के माने अब ये निकालने लगे कि किसी को खारिज कर देना जी जी बिना किसी दलील के, बिना किसी सबूत के। जी। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान एक तनकीद निगार के तौर पे एक बड़े फलक पर हो गई है। अब वो जिसको चाहे एक जर्रे को आफताब बना दे, और जिस जर्रे आफताब को चाहे जर्रा बना दे। ये जो लेकिन होता आपके है, उर्दू में तो इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तनकीद निगार बहुत कम है, नहीं आलोचक है, बहुत कम है, बहुत सारे हैं, लेकिन शास्त्रीय लोग, शास्त्रीय रूप से जो चीजों का कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तनकीद निगार ये भी कहते हैं कि देखिए भाई, किसी का मजमूआ कलाम आता है, और हमारे पास जब कलाम मजमू आता है तो लोग कहते हैं कि इस पर कुछ कहिए, या शाया होने से पहले अगर वो हमसे कहते हैं कि इस पर कुछ लिखिए, जी। तो अगर हम उसकी खामियों की तरफ इशारा कर देंगे तो वो उसमें करेक्शन कर देंगे, वो उसमें शामिल नहीं करेंगे कि मेरे खिलाफ जारी है ये ऐसा बात। भी होता है, क्यों होता मतलब है? अगर अगर किसी लेखक से लिखवाए, हमारे हिंदी में तो नहीं होता ऐसा कि भाई किसी ने किसी के नाम से, जैसे आपके नाम से किया, आपने भूमिका लिखी, तो लेखक ये नहीं कर सकता कि उसमें से 4 लाइनें निकाल दे जिसके अंदर उसकी आलोचना थी या बुराई थी। इसमें वो लोग करते हैं ना कि जो सिर्फ अपने जैसा उसने कहा है उसी को अच्छा मान लिया जाए। भाई मैं जिद कर ली कि मैं एक शायर, बड़ा शायर बनना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपनी खामियों पर सबसे पहले नजर रखनी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात है आपकी कि आपने वही कहा मैं कि कह रहा खामियों हूँ। पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मेरे कहने का मतलब है कि जो तनकीद करने वाला, या मैं आपके उस फलक की बात कर रहा था कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख भाई रहे हैं? मैं अपने आप को उसी अंदाज में देखना चाहता हूँ कि जहाँ लोग मुझे तवज्जो से सुने, और शायरी वो जो नए बात कहने का अंदाज मिले लोगों जी को। जी जी क्योंकि रवायत को हम छोड़ेंगे तो जदीद में चले गए, तो फिर रवायत को छोड़ दिए तो इसका मतलब जदीद में हमें बरामद क्या होगा? जी जी। हमें उस क्लासी की उर्दू तहजीब को अपने साथ रखते हुए जदीदियत की बात कहनी है। तो ये इरशाद अजीज थे जो बात ये कर रहे थे कि उन्हें अपनी परंपराओं का पालन करना है, मर्यादा का पालन करना है, और शिष्टाचार का पालन करना है जो उन्हें गज़ल के रूप में मिलती है। गज़ल का उन्होंने इसी तरह से अवगाहन किया, उन्होंने समझा, और आज भी एक पूरी पीढ़ी को आप गज़ल के बारे में समझा रहे हैं। आप आज हमारे साथ थे। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे। इरशाद अजीज़ साहब हमारे हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और अगर आपके सवाल होंगे तो उसके जवाब के लिए हम एक बार फिर एक और ऐसा ही एपिसोड तैयार करेंगे। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।